नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट प्रोफेशनल्स के हमारे मेहमान हैं पेरेंटिंग कोच एंड एक्सपर्ट्स सम्मानित श्री महेंद्र जी ठाकुर। महेंद्र जी, आपका स्वागत है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट प्रोफेशनल के भीतर। नमस्कार बालकृष्ण जी। नमस्कार महेंद्र जी, जिस तरह से हमने आपको सुना है लगातार इंटरव्यू से पहले जिस तरह से चर्चा हुई है, आप जितना कृतित्व कर रहे हैं वो लगातार देखने में आ रहा है और सुनने के बाद तो मैं खुद रोमांचित हूँ। जिस तरह से द प्राइम टॉक स्पेशल सेगमेंट में आप हिस्सा ले रहे हैं एज ए प्रोफेशनल्स, आप भले प्रोफेशनल्स हैं, बावजूद इसके आप राष्ट्र की, समाज की वो सेवा करने का पूरा के पूरा भाव आपके भीतर देखा जाता है, जो कि आज समाज को, हमारे भारत के लोगों को उन टिप्स की ज़रूरत है। उन विषयों को आप केंद्रित करके काम करते जा रहे, लगातार काम करते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके कार्य की सराहना भी हो रही है। हम ढेर सारी आपसे चर्चा तो करना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके व्यक्तिगत जीवन को सुनना चाहेंगे, माता पिता से मिले संस्कारों को, सीख को, बात को सुनना चाहेंगे। पारिवारिक रूप से आप किस तरह से आगे बढ़े हैं, कौन सी स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज लाइफ आपकी कैसी थी, जन्म कहाँ हुआ है, सिलसिलेवार सुनना चाहेंगे। जनरली ये एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोग मेरे बारे में जानते हैं। बिल्कुल सही कहा। और जब आप ये सवाल पूछ रहे थे तो मेरी यादें बहुत मेरे चाइल्डहुड में चली गई। बिल्कुल सही। तो मेरा जन्म खंडवा में हुआ है, जहाँ पर मेरे नाना जी और नानी रहते थे जी। मेरी मम्मी की अपब्रिंगिंग खंडवा में हुई है। और मेरे फादर जॉब करते थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। बिल्कुल टिपिकल एक लोअर और मिडिल क्लास जो फैमिली होती है वैसा बैकग्राउंड रहा है फैमिली का। हम लोग 3 भाई हैं जी। और मैं घर में सबसे छोटा हूँ। तो एक जैसा भी छोटे से शहर में, एक बैतूल के आगे एक छोटा सा शहर था, वहाँ पर एक छोटे से शहर में हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, खासकर मेरी, क्योंकि मैंने अपना KG 1 से लेकर पूरा 10 तक एक ही शहर में निकाला है। तो उस शहर से मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। और आपने मालगुडी डेज पहले देखा होगा, वैसा ही टिपिकल हमारा छोटा सा कस्बाई कल्चर से मैं आता हूँ। और इसीलिए अभी भी मेरे बहुत सारे विचार, थॉट प्रोसेस बहुत कस्बाई है। मैं बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ अपने आप को, और जुड़े रहना चाहता हूँ। मुझे ये भौतिक चमक दमक ने अट्रैक्ट बहुत किया, लेकिन मैं जब भी अपने आप को अकेला पाता हूँ तो मुझे ये कस्बाई जो कल्चर है वो बार बार मुझे अट्रैक्ट करता है, और मैं अपने आप को ऐसे ही रूप में पाता हूँ कहीं ना कहीं महफूज भी पाता हूँ। ऐसे में यस। व्यक्ति जब ज़मीनी होता है, अपनों से जुड़ा होता है, अपनी माटी से जुड़ा होता है, अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से खास तौर से बात की जाए, तो कितनी भी हाइट पर चला जाए, कहीं ना कहीं वो खुशबू मन के भीतर, दिलो दिमाग में हमेशा तरंगों के रूप में दौड़ती भी रहती। आपका स्कूलिंग की बात हो गई, कॉलेज लाइफ कैसी थी, कहाँ आपने कॉलेज किया, किस तरह का एजुकेशन रहा? तो मेरी जब स्कूलिंग कंप्लीट हुई तो एक किस्सा आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं बचपन से थोड़ा सा एवरेज से थोड़ा सा ऊपर था। तो हमेशा मेरे पूरे परिवार में मुझे बड़ा ब्रिलियंट और बहुत अच्छा चाइल्ड बना गया। मैं पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट क्लास आया हूँ थ्रू आउट मेरे स्कूलिंग में। मैं 12th तक फर्स्ट क्लास आया हूँ। और वो फर्स्ट क्लास आने की वजह से होता ये है कि जो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है, आप 10th में अगर फर्स्ट क्लास आते हो, तो मैं जिस समय की बात कर रहा हूँ 90s के किड्स जो हैं, उस समय ऐसा माहौल था कि अगर आप फर्स्ट क्लास आओगे तो आप साइंस लोगे, सेकंड क्लास आओगे तो आप कॉमर्स लोगे, और थर्ड क्लास आओगे तो आपको आर्ट वगैरह लेना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। वो उस सिस्टम का मैं ऐसा विक्टिम हूँ कि उस समय मैं आर्ट्स लेना चाहता था, लेकिन क्योंकि मुझे ह्यूमन हिस्ट्री, अपना कल्चर, मुझे ये टॉपिक बहुत अट्रैक्ट करते थे। लेकिन मेरे सारे के सारे दोस्त साइंस ले रहे थे, और साइंस लेना मतलब आपके इंटेलिजेंस का एक पैरामीटर माना जाता था। तो मैं चाहते हुए भी आर्ट नहीं ले पाया। तो वो एक कसक मेरे दिमाग में हमेशा रही। और मैं आपको बताऊं, उसी का परिणाम ये है कि आज जॉब करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, MBA करने के बाद, सब कुछ करने के बाद मैं वापस आर्ट्स कर रहा हूँ, मैं MA साइकोलॉजी कर रहा हूँ। क्या बात। तो ये मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि हमारे बचपन का हमारे पूरे जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो जब मेरा ये ग्रेजुएशन, जब मेरा स्कूलिंग हुआ, तो मेरा पहला लाइफ में जो फेलियर है, वो फेलियर मेरा आया 12th में। क्योंकि मैं ब्रिलियंट बच्चा रहा था, एक एक्सपेक्टेशन थी। तो 12th में मेरा 2nd डिवीज़न आया। और उस समय 12th में 2nd डिवीज़न आना इज़ लाइक अ क्राइम, मतलब वो आपका कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो 2nd डिवीज़न आने की वजह से हुआ ये कि मेरे जो अंकल थे, ताऊ जी थे,
वो हमारे घर में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने एडवाइस किया कि नहीं नहीं 12वीं में परसेंटेज आना बहुत जरूरी है, तुझे वापस पढ़। टर्निंग पॉइंट होता है एजुकेशन, राइट और वहीं से आपका कहने का एक आधार बनता है और व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता चला जाता है। तो पहला जब वो मेरा सेटबैक आया, मैंने वापस 12th किया, क्या बात। लेकिन जब मैंने वापस 12th किया तो पढ़ाई में वो इंटरेस्ट नहीं था जो उसके पहले था, जो ऊर्जा और जो आग और जो फोकस होता है। जी जी। और वहाँ से मेरी पर्सनालिटी में चेंज आना चालू किया। वहाँ से चूँकि वो उम्र का वो दौर होता है जब आप बहुत नई नई चीज़ों के बारे में उत्सुक होते हो, क्यूरियस होते हो, तो वहाँ से मेरी पर्सनालिटी का एक नया रूप आया जहाँ पर मैं जो लाइफ से कनेक्टेड चीज़ें हैं, लोगों से ज़्यादा जुड़ना चालू किया। मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल बना। मैं सब लोगों के हर ग्रुप में मैं होता था। मैं पढ़ने वाले ग्रुप में था, मैं मस्ती करने वाले ग्रुप में था, मैं लड़ाई करने वाले ग्रुप में था, मैं बाहर घूमने वाले ग्रुप में था। तो वहाँ से पर्सनालिटी का इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर होशंगाबाद में मेरी कॉलेज का मेरा बीएससी मैंने किया, और कॉलेज में भी मैं छात्र राजनीति में जुड़ा। क्या बात। सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते थे उसका मैं वो बना, सेक्रेटरी, सचिव बना। और भी बहुत सारे मैंने आर्ट्स के काम किए, मैंने थिएटर किया, अलग अलग चीज़ों में मैं करता रहा, अपने आप को एक्सप्लोर करता रहा। वहाँ पर ज़िंदगी का दूसरा सेटबैक ऐसा आया कि वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज मैं फेल हो गया। चूँकि मैं अपने घर को छोड़कर आया हुआ था, मेरी फैमिली बैतूल में थी और मैं होशंगाबाद में अकेला रहता था। घर का छोटा बच्चा जिसने अपने मम्मी पापा को कभी नहीं छोड़ा है, और पढ़ाई की वजह से मुझे अलग आना पड़ा। और मैं आपको बताऊं कि मैं जैसे ही यहाँ पर अलग आया, मैंने खुद ने अपना कॉलेज का एजुकेशन को फंड करना चालू किया। तो घर से बहुत कम पैसे मिलते थे, शौक बहुत थे, ख्वाहिशें बहुत थी, ड्रीम्स बहुत थे, फ्रेंड सर्कल बड़ा था। तो मैंने छोटे मोटे काम करना चालू किया। मैंने LIC की एजेंसी का काम किया, मैंने जो मैगज़ीन वगैरह होती है उसको सेल करना चालू किया। पहले पोस्ट पेड नया नया आया था, मैंने पोस्ट पेड बेचना चालू किया। लोगों के मैं एडमिशन करवाता था, उसके कमीशन मैंने उसमें लेना चालू किया। तो छोटे मोटे ऑड जॉब्स करना मैंने बहुत पहले से ही अपनी लाइफ में चालू किया। काफ़ी चुनौती पूर्ण लाइफ रही, जिस तरह से आपने एक सीक्वेंस के साथ में पूरी पूरी कॉलेज लाइफ, स्कूली लाइफ, 12th में एक बार फेल होना, दोबारा फिर 12th की एग्ज़ाम देना, मन नहीं लगना पढ़ाई में, और आज कहीं ना कहीं अपने जीवन को आप इतना सार्थक कर रहे, इतनी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे। माता पिता का किस तरह का मूल मंत्र रहा है इस जीवन को, किस दिशा में ले जाने का उनका संकेत रहा है? क्या आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? तो मेरे जो पिताजी हैं ब्रजमोहन सिंह ठाकुर, वो एक सिद्धांतिक व्यक्ति हैं। वो बहुत सिद्धांतों में बिलीव करते हैं। उन्होंने ज़िंदगी में, मुझे नहीं लगता कि कभी भी चोरी करी होगी या कोई भी ऐसी बेईमानी वाला काम किया होगा। सिद्धांतों के साथ बहुत सिद्धांतिक व्यक्ति हैं, और इसी की वजह से उनके दोस्त वो चुनिंदा है। वो आप जानते होंगे ना, जो लोग सिद्धांतिक होते हैं वो बातों के बड़े खरे होते हैं, कमिटेड होते हैं। वो बहुत जो भी है टू द पॉइंट आपके फेस पर बात करते हैं। वो लाग लपेट करके ये सारी बातें करना उनको नहीं आता है। और अगेन वो खुद एक किसान के बेटे रहे, तो वो ज़मीन से जुड़े रहे। तो उनकी जो एजुकेशन है, उन्होंने मुझे लाइफ में ये सिखाया कि अपने काम से बहुत प्यार करो, और अपने काम को अपना सर्वोत्तम दो, उसको भगवान की तरह पूछो। जब तक आप अपने काम में ईमानदारी नहीं रखोगे, कोई भी आदमी आपको कुछ भी बोल के चला जा सकता है। लेकिन अगर आप अपने काम में ईमानदार हो, अगर आप उसमें डेडिकेटेड हो, तो वो आप किसी से नहीं डरोगे आप। बिल्कुल सही बात। और यही है बात है कि वो एक छोटी सी नौकरी में थे, लेकिन बड़े से बड़ा अफसर भी उनको कुछ नहीं बोल पाता था, क्योंकि वो काम में बहुत अच्छे थे। बिल्कुल सही कहा। और जो लोग अपने मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ते हैं, और आप जैसे जो शख्सियत है, आप जैसे प्रोफेशनल्स है, वो यदि माता पिता से कोई उन्हें मूल मंत्र मिलता है और उस मूल मंत्र को ही आगे बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में सफलता की कदम, या यूँ कहिए सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देते हैं। कहने कि आपका भी नाम देश दुनिया में पहचाना जाता है, क्योंकि आप एक नवाचार करते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं। दिमाग में आइडिया सभी के आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति साइंटिस्ट है, हर व्यक्ति कुछ नया करता है। लेकिन समाज के लिए, समाज के मध्यम वर्ग के लिए, समाज के अंतिम वर्ग के लिए, और समाज के हाई क्लास वर्ग के लिए क्यों ना हो, आप सोचते हैं। सोचने के साथ साथ आपके विचारों को एक माला में पिरो के देश दुनिया में फैलाने का काम करते हैं। जैसे मैंने सुना कि इंदौर में आज जो है पेरेंटिंग कोर्स के एक्सपर्ट्स मौजूद है, तो मैं खुद रोमांचित हो गया कि ये शब्द क्या है। जब मैंने आपको सुना इंटरव्यू से पहले, तो मैंने कहा कितना बड़ा विषय है, और इस विषय को लेकर हर परिवार कहीं ना कहीं आज सुनना चाहता है, एक दूसरे से पूछना चाहता है कि हमारा बेटा ऐसा कर रहा है, हमारी बेटी वैसा कर रही है, आखिर हम कैसे इनको मूल धारा में लाए, कैसे इन्हें सार्थकता के साथ जीवन के मूल मंत्र सिखाए, जिससे हमारा तो ठीक है, इन सभी का जीवन
सार्थक हो जाए। आपने इसको कैसा डिज़ाइन किया इस कोर्स को, या किस तरह ट्रेनिंग्स देते, आखिर आपको ये प्रेरणा कहाँ से और कब मिली? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और मैं बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि मैं लाइक अ टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में जैसा होता है ना, कि मेरी भी वही ख्वाहिश थी कि मुझे नौकरी, अच्छी एक नौकरी मिल जाए, मेरा खुद का बंगला हो, गाड़ी हो, है ना, एक लाइफ सेट लाइफ होती है जो हर मिडिल क्लास पेरेंट अपने बच्चे के अंदर वो संस्कार को डालता है। और टच वुड ऊपर वाले का ऐसा आशीर्वाद रहा ज़िंदगी में, माँ बाप का ऐसा आशीर्वाद रहा, फैमिली का इतना सपोर्ट रहा, दोस्तों का सपोर्ट रहा कि मैं बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी में उस मुकाम पर पहुँच गया कि मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनीज़ में मैंने एज अ टीम मेंबर ज्वाइन किया और एक मैनेजमेंट पोजीशन तक मैं पहुंचा। बहुत कम समय में मैंने बहुत ज़्यादा सफलता को हासिल किया। क्या बात है, आपको एक अचीवर्स के रूप में भी दिया जा सकता है। तो वो जब सफलता मैंने हासिल करी तब धीरे धीरे जब क्या होता है ना, महानगरों में खासकर ये जैसा मैं आप जानते होंगे, आप जब एक ही रूटीन में बार बार काम करते हैं और आपको सफलता जो जिसके पीछे आप ज़िंदगी भर भागे हैं जब वो आपको मिल जाती है तब आपको रियलाइज़ होता है कि ये जीवन का असली उद्देश्य नहीं है। तो मैंने अपने आप से ये सवाल करना चालू किया कि मेरे जीवन का असली वास्तव में उद्देश्य क्या है। और कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे जीवन का उद्देश्य है लोगों का भला करना, लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट करना, उनकी लाइफ को बेहतर बनाना। बिल्कुल सही। क्योंकि अगर मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाकर चला गया तो ये दुनिया बेहतर नहीं बन पाएगी। बिल्कुल सही कहा। तो मैंने उसके लिए फिर क्या किया कि जो बच्चे होते हैं ऑर्फेनेज में, अनाथालय में, गवर्नमेंट स्कूल में, मैं उन बच्चों के पास जाना मैंने चालू किया और मैंने देखा कि यार बच्चों को ना बहुत सारी चीज़ें सिखाई नहीं जाती हैं, लाइफ स्किल्स जिसको हम बोलते हैं। तो मैंने वहाँ पर जाके बच्चों को लाइफ स्किल्स सिखाना चालू किया और बहुत सारे स्कूल्स में मैं गया हूँ, बहुत सारा मैंने काम किया है। बच्चे मेरे प्रोग्राम को बहुत पसंद भी करते थे। तो जैसे गोल सेट कैसे करना चाहिए, पढ़ाई को अच्छे कैसे करना चाहिए, अच्छी हैबिट कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव कैसे सोचना चाहिए, हमारे समय का सही सदुपयोग कैसे करना है, बहुत सारी अच्छी अच्छी आदतें मैंने उनमें इनकलकेट कराई। फिर एक बार एक स्कूल में मैं अपना एक प्रोग्राम ले रहा था और उस प्रोग्राम में हुआ ये कि एक बच्ची मेरे पास आई और उसने ये कहा कि सर आपने जो कुछ सिखाया बहुत अच्छा है, हमने बहुत एंजॉय किया, पर एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि हाँ बेटा बोलो क्या सवाल है। तो उसने बोला कि सर आपने ये सारी बातें जो अच्छी अच्छी हमको तो सिखा दी, बट हमारे पेरेंट्स को, हमारे माँ बाप को कौन सिखाएगा। क्या बात है, मतलब यहीं से एक बच्ची वो बात सिखा गई आपको जो शायद आपके भीतर से भी नहीं सीख पाया। हाँ, क्योंकि मैंने तब रियलाइज़ किया कि मैं बच्चों को अगर बदलना चाह रहा था तो मैं एक ही उनका पॉइंट बच्चों को बदलने की कोशिश कर रहा था। और कहीं ना कहीं एज अ सोसाइटी, एज अ समाज, हम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हमको लगता है कि बच्चों को सही चीज़ें करने की ज़रूरत है, बजाय ये ध्यान देने की कि शिक्षकों को, टीचर्स को और पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग की, पेरेंट्स को भी सीखने की, पेरेंट्स को भी अपने आप को बेहतर बनाने की ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। और सबसे पहले ज़रूरत तो पेरेंट्स को, अभिभावकों को ठीक से अपना काम, अपने बच्चों का काम, अपने बच्चों की ज़रूरतें, सारी छोटी छोटी बातें, जिससे पूरा ही पूरा जीवन जो है पेरेंट्स का भी बन सकता है, पूरा की पूरा जीवन जो है बच्चों का भी बन सकता है। बहुत ही छोटी बात है लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात भी यही, इसी से बड़ी बातें बन जाती, मुझे ऐसा लगता है। अब जिस तरह से आप ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं उसमें क्या क्या विशेषता है? तो बेसिकली मैंने जब रियलाइज़ किया कि पेरेंट्स को सिखाना ज़रूरी है, तो पेरेंट को अगर आप कुछ भी एडवाइस देते हो तो उनको लगता है कि नहीं हमको मत बताओ, हमारे बच्चे के लिए कुछ बता दो, हमारे बच्चे का मोबाइल छुड़वा दो, उसका गुस्सा करना छुड़वा दो, उसका को टाइम से पढ़ना सिखा दो। हर माँ बाप बच्चे के लिए ही फोकस है, उसके लिए कितना भी पैसा खर्च कर सकता है और उसको सिखाने के लिए कहीं किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बेसिक फंडामेंटल हैं जो हर पेरेंट को जानना जरूरी है, जैसे कि आपके शब्दों का क्या बच्चे के दिमाग में इम्पैक्ट होता है, कितना असर होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपका बच्चा आपसे जाने अनजाने में कितनी चीज़ें सीख लेता है, सोख लेता है, जो आप ना चाहते भी आपकी वो हरकतें बच्चों में चली जाती है। दिमाग पर कितना सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वो माता पिता को पता होना चाहिए। और माता पिता को क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये किसी ना किसी को उनको बताना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया है, मैंने अपना एक कोर्स बना दिया और वो कोर्स में मैं जाके ऑल ओवर इंडिया में मैं गया हूँ, अक्रॉस द कंट्री, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में सब दूर घुमा हूँ। मोर देन 300 स्कूल्स में गया हूँ, 25,000 से ज़्यादा पेरेंट्स और टीचर्स को ट्रेनिंग किया है, 50,000 से ज़्यादा बच्चों को मैंने कोचिंग करी है, 100 से ज़्यादा कंपनीज़ को मैंने अपनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स दी हैं। और ये सब करने का मेरा यही उद्देश्य था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं
जो जाने अनजाने में हमको या तो पता नहीं होती है, और अगर हमको पता है तो हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने उस चीज़ को इतना सिंपल करके बना दिया है कि कोई भी पेरेंट, कोई भी इंसान उस कोर्स को अटेंड करे तो वो उसके लाइफ में अपने वो बदलाव लेकर आ सके। बिल्कुल सही। और यही पेरेंटिंग का कोर्स अब मैं देश और दुनिया में कर रहा हूँ। 15 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इस कोर्स को अटेंड करने वाले पार्टिसिपेंट हैं। क्या बात है। आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ तो कमियां हैं, जिसके चलते माता पिता बच्चों को तो बहुत सारी शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन खुद कई बार बेहद शिक्षित होने के बावजूद भी अशिक्षित सा व्यवहार कर जाते हैं? देखिए, सवाल तो आपका बहुत उम्दा है, और ये सवाल है जो पिछले मेरे ख्याल से 200 साल पहले से पूछा जाना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि हम जिस एजुकेशन सिस्टम में बिलीव करते हैं एज अ कंट्री, वो उसको गुरुकुल सिस्टम कहा जाता था। हाँ। और गुरुकुल में जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारा बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट कराया जाता था। सिर्फ उसको पढ़ाई एक ही सिर्फ रट्टा है ना, रटने वाला पैरेंट नहीं बनाया जाता था। कम होती थी, करेक्ट। ज़्यादा होती। तो बच्चे को आपको खाना भी बनवाया जाता था, बच्चों को लकड़ी भी लेकर आना है, बच्चों को जंगल में भी जाना है, बच्चों को खेलना भी है, हर चीज़ इसको कहा जाता है होलिस्टिक एजुकेशन। होलिस्टिक एजुकेशन जो कहीं ना कहीं हमारा गुरुकुल का सिस्टम था, हम बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से वो चला गया। बिल्कुल। अब वो होलिस्टिक एजुकेशन का सिर्फ एक हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं एकेडमिक एजुकेशन। सिर्फ वो एकेडमिक एजुकेशन ही स्कूल प्रोवाइड कर पा रहा है, तो बाकी की एजुकेशन कौन करेगा? तो वो बाकी की एजुकेशन पेरेंट को करना चाहिए। हर पेरेंट को इस जिम्मेदारी को लेना पड़ेगा अपने हाथ में कि मैं अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट में कैसे करूं। ना सिर्फ वो पढ़ाई में बेहतर हो, बल्कि जो उसका नेचुरल टैलेंट है, हर बच्चे के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है, हर बच्चा अलग अलग होता है। हम बच्चे को पहले समझें, पहले बच्चे को जानें, उस बच्चे को जानने के बाद हम ये पता करें कि उसका इंटेलिजेंस क्या है, उसके अंदर का टैलेंट क्या है, उसके अंदर का गिफ्ट क्या है, और उस गिफ्ट को हम अनकट करके निखारें, और उसका जो लाइट आएगा ना, उससे पूरी दुनिया का भला होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही पेरेंट का दायित्व है। आपका जो चिंतन है, आपका जो सामाजिक चिंतन है, वो खासतौर से आप जिस तरह से बहुत ही महीन तरीके से चिंतन करने के साथ समाज को एक दिशा देने का काम करें, क्योंकि आपकी बातें जो है वाकई काफ़ी रोमांचित और काफ़ी प्रभावित करती है, कि अभिभूत करती कि वाकई आपने जो चिंतन किया है, इस तरह के चिंतन हमारे देश में कितने आप जैसी शख्सियतों के हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। क्या वर्ल्ड वाइज इस और काम हो रहा है, इन बिंदुओं को केंद्रित करके किसी तरह का चिंतन हो रहा है? क्या कोई बुक्स लिखी गई है इसको लेकर? आपने कभी इसको लेकर लेखन कार्य किया है? देखिए, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये हमारे समाज की ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। बहुत बड़ी ज़रूरत। और जब मैं इस फील्ड में आया तो बहुत कम ऐसे लोग थे, जो मैं गूगल करता था तो मुझे मिल नहीं पाते थे। बहुत सारे आर्टिकल, वीडियोस और जो मैंने बुक्स पढ़ी है ना, 90% जो कंटेंट है उसका, वो ये फोकस करते हैं कि बच्चे में क्या करना चाहिए। बिल्कुल। जब मैं इस फील्ड में आया, मैंने बोला कि पेरेंटिंग इज़ नॉट अबाउट चाइल्ड, पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट द पेरेंट। पहले यू हैव टू रेज योर सेल्फ, अपने आप को ऊंचा बनाइए, अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए अपने आप को बड़ा कीजिए। तो उस कॉन्सेप्ट के साथ मैंने ये काम करना चालू किया, और एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि मेरे जैसे और भी लोग हैं जो इस मिशन में जुड़ रहे हैं। मैं खुद लोगों को पेरेंटिंग कोच बनाता हूँ। हर वो हाउसवाइफ जिसको लगता है कि मुझे कुछ इस फील्ड में काम करना है, हर वो प्रोफेशनल जिसको लगता है कि मैं अपने काम के साथ साथ कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं पेरेंटिंग एक्सपर्ट और पेरेंटिंग कोच बनाता हूँ। और भी अलग अलग फील्ड के लोग इसमें आ रहे हैं, लाइक माइंडेड लोग आते हैं। कहीं ना कहीं चूँकि हमारा समय बदल रहा है, तो इस सब बदलाव के समय में लोगों में वो जागरूकता आ रही है, और आपके जैसे लोग और इस चैनल के माध्यम से ये जागरूकता का जो रीच है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो मैं बहुत खुश हूं और बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपके जैसे लोगों ने इस विषय में इंटरेस्ट लिया, और उसकी वजह से ज़्यादा ये बात जो है लोगों तक पहुंचेगी, और लोग अपने आप से सवाल करना चालू करेंगे और अपने आप में वो बदलाव लाना चालू करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से वैश्विक महामारी का जो दौर चल रहा है पिछले 1 बरस होने को है अब, और जिस तरह से लोगों ने बच्चों को करीब से देखा है और बच्चों ने भी अपने माता पिता को करीब से देखा है, तो बच्चे में जो कमियां हैं वो तो उभर के सामने आई है, लेकिन बच्चों ने भी देखा है कि उनके माता पिता में भी ढेर सारी कमियां हैं, और वो अब सामने आने लगी है। और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के रिश्तों को लेकर भी कहीं ना कहीं बातें होना शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते, तो माता पिता भी बच्चों की बातों को गौर से नहीं सुनते कई बार उनकी काम की। आपका किस तरह का गोल है आने वाले दिनों में? आप जिस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, इस सेगमेंट को आप कितने बृहद स्तर
पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और कितनी इसमें सफलता मिल रही है? मेरे जीवन में ना मैं बहुत ही लकी मानता हूँ अपने आप को, बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ कि मेरे बहुत अच्छे अच्छे गुरु, मार्गदर्शक और मेंटोर रहे हैं। ओके। तो मेरे 2 ऐसे मेंटोर हैं, एक हैं डॉक्टर विनोद शुक्ला जी, जो बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। ओके। और डॉक्टर विनोद शुक्ला जी अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। पंडित दीनदयाल जी के वो भतीजे हैं, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, जो आप जानते होंगे। तो उन्होंने मुझे जीवन में एक मंत्र दिया है कि जब भी जो भी काम आप करो, हमेशा इस भाव से करो कि आप सबका कल्याण कर रहे हो। क्या बात है। हर आपका छोटे से, यस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और सभी का कल्याण हो, इस भाव से आप काम कीजिए। तो ये मेरे पहले जो मेंटोर है, उन्होंने मुझसे ये सिखाया। और दूसरे मेरे मेंटोर, जिनकी वजह से आज मैं इस फील्ड में हूँ और जो इस फील्ड को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं, आनंद मनी जी। आनंद मनी जी ने मुझे डेली बेसिस पर मेंटोर करके ये सिखाया कि ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों पर कितना ध्यान देना ज़रूरी है। हमको अगर बहुत बड़े काम करना है ना, तो हमको बहुत बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। हम छोटे छोटे कदम उठा के, हम प्लानिंग करके, हम अपनी सोच में वो बात लाकर, हमारी अगर हम सोच बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। तो वो आनंद मनी जी का ये जो बहुत सारे मंत्र हैं, वो उस मंत्रों की वजह से मैं इस पूरे मिशन को दुनिया के हर पेरेंट के पास ले जाना चाहता हूँ। और मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से और आप जैसे लोगों के सहयोग से बहुत जल्दी आने वाले 5 सालों में हम कम से कम 1 करोड़ लोगों को ट्रेन कर चुके होंगे। कहीं ना कहीं आप बिल्कुल चरेवेती की जो एक परंपरा है, एक भारतीय संस्कार है, धीरे धीरे चलो, आगे बढ़ते चलो। कहीं कि आपके कदम भी द्रुत गति से आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे, और आपका जो सपना है और आपको जिस तरह से 1 करोड़ लोगों तक आपका जो मिशन है उसे ले जाने का जिस तरह से आपने मन में ध्येय कर रखा है, और मुझे लगता है कि ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जो कहा जाता है, जैसे शब्द निकाले जाते हो ब्रह्म वाक्य बन के, वो एक दिन लौट के आते हो, ज़रूर सत्य होते। क्योंकि आप जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को हम पुनीत कार्य भी कह सकते हैं, क्योंकि समाज का चिंतन करना, समाज का जन कल्याण के बारे में सोचना, मुझे लगता है कि भारत भूमि की खूबसूरती भी यही है। और आप जैसे ऊर्जावान व्यक्तित्व ने यदि इतनी सकारात्मकता के साथ में अपने आप को सक्रिय कर रखा है, तो वो दिन दूर नहीं कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी जो है कुछ ना कुछ नवाचार करते देखेंगे, और आपके दिखाए मार्ग पर चलकर अपने बच्चों को 100% संस्कार बनाएंगे, जिससे हमारे भारत देश का नाम, हमारे राष्ट्र का नाम दुनिया भर में ऊँचा होगा। महेंद्र जी, द प्राइम टॉक से आपने चर्चा की, एक प्रोफेशनल्स के रूप में चर्चा की, आपका हृदय से धन्यवाद। आप इसी तरह देश दुनिया में भारत भूमि का नाम जो है ऊँचा करते रहिए, समाज को दिशा दीजिए। और जो छोटी छोटी गलतियों के चलते समाज में विघटन, माता पिता से बच्चे दूर हो रहे हैं, यानी आपके इस सत्कर्म से, इस सत्प्रयास से मुझे लगता है इसके आंकड़ों में भी लगातार गिरावट देखी जा सकती है। आपने हमसे चर्चा की, इसलिए आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू।